हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखने जा रहे हैं उन कंपोनेंट्स को जिनके बारे में हमने कल बात की थी या फिर ऑर्गेनेल्स की जिनको हमने कल देखा था। बेटा एक एक करके हम सारे ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब देखो, जितने भी सेल है, ठीक है, सबके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सब सेल के पास क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक बेसिक पार्ट है। हम अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन क्या होगी। तो बेटा देखो, सेल मेम्ब्रेन प्लांट के पास भी है, एनिमल के पास भी है और फंगस के पास भी है, सबके पास ये प्रेजेंट है, पर इसकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि हम बात करते हैं, ये हो गया एनिमल सेल, ये प्लांट सेल, ये फंजाई सेल और ये एक बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरिया। अब बेटा अगर हम इनकी बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एनिमल सेल बना लिया है, ये सबसे बाहर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। वहीं मैंने एक प्लांट सेल बनाया। ठीक है, प्लांट सेल में ये कौन है? ये है सेल मेम्ब्रेन और इसके बाहर प्रेजेंट है एक और लेयर जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। ठीक है, ये कौन है? सेल वॉल। तो देखो, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन क्या होगी? आउटर मोस्ट। और वहीं हम बात करें प्लांट, फंजाई या फिर बैक्टीरियल सेल की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी? इनर टू सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। इसमें हम लिख लेंगे आउटर मोस्ट लेयर, और ये क्या हो जाएगी इन तीनों में? इनर टू सेल वॉल। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या हो गई? इनर टू सेल वॉल। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और पॉइंट, इसको आप नोट डाल के लिख लें, दैट सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है। बेटे लिविंग स्ट्रक्चर है तो नॉन लिविंग या फिर डेड सेल के अंदर क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। तो सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर एंड इट इज एब्सेंट इन डेड सेल। क्लियर है? अब देखो, इस वाली लाइन से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल मेम्ब्रेन? इन चार ऑप्शन में से किसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है? देखो, हमने कहा आरबीसी। आरबीसी क्या है? एनिमल सेल है, होगी। मीजोफिल सेल उसके पास भी होगी, सीव ट्यूब के पास, इसके पास भी, ट्रैकिड इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन होगी। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डेड सेल। और हमने कहा जो भी डेड है उसके पास सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकिड। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट पे हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब बेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सेल मेम्ब्रेन किन से बना हुआ है, उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो दो चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहला तो केमिकल्स, कि किन किन केमिकल से मिलके सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है, और दूसरा है हमारे पास किन का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, दो चीजें। सबसे पहला क्या देखेंगे कि किन किन केमिकल से सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है और उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो चलो केमिकल्स की बात करते हैं। बेटा सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए लिपिड, उसके बाद हमें चाहिए प्रोटीन, नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड और नेक्स्ट है ग्लाइको प्रोटीन। ये हमारे पास 5 केमिकल्स है जिनसे मिलकर किसका फॉर्मेशन होगा? सेल मेम्ब्रेन का। और हमें इनका क्या देखना है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम डायग्राम में देखेंगे, उससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड की। तो बेटा लिपिड बेसिकली एक फैट है। लिपिड क्या है? एक फैट है, या फिर हम कहते हैं टाइप ऑफ फैट है। तो लिपिड के दो पार्ट है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, मैंने एक लिपिड का यहाँ पे मॉलिक्यूल बना दिया। देखो इसमें दो पार्ट है। सबसे पहला जो सर्कुलर है इसको हम कहते हैं हेड, ये इसका क्या हो गया? हेड। और जो नीचे ये आपको दो फिलामेंट दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं
टेल। ठीक है, इसके पास क्या है, हेड है और टेल है। बेटा अभी जो हेड है इसको पानी पसंद है। ठीक है, हेड किसकी तरफ रहना चाहता है, पानी की तरफ। हेड जो है वाटर लविंग है, हम इसको कह देते हैं हाइड्रोफिलिक। और वही मैं बात करूं टेल की, तो बेटा टेल को पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, टेल जो है पानी से दूर रहना चाहता है, तो इसे हम कह देते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, दो चीजें हमने देखी, लिपिड जो है एक टाइप का फैट है, इसके दो पार्ट है, हेड और टेल। हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक, टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक। अब बेटा यहाँ पर बेसिकली फॉस्फेट इस लिपिड के साथ अटैच रहता है। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं फॉस्फो लिपिड। ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने इसे, फॉस्फोलिपिड। और जो लिपिड है ये बना होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। ठीक है, लिपिड किससे बना हुआ है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। इससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें लिपिड मिल जाएगा। अब बेटा यहाँ पर जैसे कि 3 चेन होती है लिपिड की। ठीक है, 3 चेन यहाँ पर हम किसकी जोड़ते हैं, फैटी एसिड की जोड़ते हैं। अगर मैं 3 की जगह 2 चेन फैटी एसिड की और एक फॉस्फेट की जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड। अब इसको हमें डिटेल में देखना है बायोमोलिक्यूल्स में। बस यहाँ पर ये याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि इसमें हेड प्रेजेंट है और टेल प्रेजेंट है। हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा रहता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। और लिपिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। क्लियर है इतना। अब हम आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से पहले हम देखते हैं एक और चीज हमें याद देखनी है, शुगर या फिर सैकराइड। बेटा यहाँ पर मेरे पास शुगर का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मेरे पास पूरी एक चेन है, यानी कि 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मेरे पास शुगर के प्रेजेंट है। बेटा ये जो सिंगल है इसे हम कहते हैं सैकराइड। ठीक है, इसे हमने क्या कह दिया, सैकराइड। इसे हम कहते हैं डायसैकराइड। और जब बहुत सारे मेरे पास मॉलिक्यूल है तो हम क्या कह देंगे, ओलिगो सैकराइड। ठीक है, तो हमने बात कर ली लिपिड की और शुगर की। बेटा शुगर एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर मेरे पास सिंगल सैकराइड, 2 डाइसैकराइड, बहुत सारे तो ओलिगोसैकराइड। इसको और इसको हम यूज करके अभी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका सेल मेम्ब्रेन का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बेटा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा समझो कि मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, मेरे पास ये क्या है, एक सेल है। सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बनी हुई होगी, लिपिड से। तो चलो मैंने यहाँ पर एक लिपिड का मॉलिक्यूल बना दिया है। ये मैंने एक मेम्ब्रेन बना दी और ये मेम्ब्रेन में मैंने लिपिड बना दिया और ये लिपिड। ठीक है, ये लिपिड का हेड हो गया, ये टेल हो गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस लिपिड को अरेंज करना है। अगर मैं लिपिड को इस तरह से अरेंज करता हूँ कि ये रहा हेड और ये रहा टेल, बाहर की साइड पे क्या होगा, वाटर एक्वस मीडियम, अंदर भी क्या होगा, वाटर एक्वस मीडियम। अब मैंने बताया आपको कि जो हेड है वाटर की तरफ रहना चाहता है क्योंकि उसे वाटर पसंद है, जो टेल है वाटर से दूर रहना चाहती है। पर इस कंडीशन में देखो क्या हुआ, हेड जो है वाटर को फेस कर रहा है पर टेल भी किसे फेस कर रही है, वाटर को। इस कंडीशन में ये स्टेबल मेम्ब्रेन या फिर एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। चलो इसको वापस से चेंज कर देते हैं। अभी मैंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हेड अभी भी वाटर को फेस कर रहा है और टेल भी वाटर को फेस कर रही है, यानी कि ये भी कंडीशन इसको बनाने में हेल्प नहीं करेगी। तो चलो कुछ ऐसा करके देखते हैं कि मैंने 2 लेयर ले ली लिपिड की। ठीक है, मैंने लिपिड की क्या कर दी है, 2 लेयर बना दी है। ठीक है, और अंदर के साइड पे ये मैंने टेल बना दी। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूं, ठीक है, मैं जैसे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो गया, हेड जो है वाटर को फेस कर रहा है, हेड जो है वाटर को फेस कर रहा है।
टेल कहाँ है, बीच में, यानी कि टेल जो है पानी से दूर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक स्टेबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो लिपिड की कितनी लेयर लगी, एक लेयर और ये दो लेयर, दो लेयर ने मिलकर यहाँ पर किसका फॉर्मेशन किया, मेम्ब्रेन का। तो बेटा इसीलिए हम कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर हम यहाँ लिख देते हैं, लिपिड बाइलेयर इसका फॉर्मेशन कर रही है एक मेम्ब्रेन का। क्यों कर रही है, क्योंकि उसे टेल को पानी से दूर रखना है। टेल जब अंदर रहेगी, दो हेड के बीच में रहेगी, तब ये पानी से दूर रह सकती है। क्लियर हो गया इतना। अब चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं या साइड में कर देते हैं। चलो बेटा इधर हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब बेटा यहाँ पर हमने एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना लिपिड, ये पूरे में प्रेजेंट होंगे, पर अपने थोड़े से के अंदर इसको बनाया है। यहाँ पर देखो लिपिड की दो लेयर है, एक और दो, जिसको हम क्या कहेंगे, लिपिड बाइलेयर। बाहर की साइड पे कौन प्रेजेंट है, ये बाहर की साइड पे ये है हेड, अंदर की साइड पे भी कौन है, ये हेड, बीच में कौन है, ये टेल, ठीक है, बीच में कौन आ गया, टेल आ गया। बेटा हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये है वाटर लविंग। वहीं हम टेल की बात करें, टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये पानी से दूर रहना चाहती है। तो ये तो हमने देख लिया लिपिड का अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि हमारी सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो चलो प्रोटीन बना देते हैं। अब बेटा देखो मैंने यहाँ पे प्रोटीन बना दी है। यहाँ पर मुझे कुछ प्रोटीन तो इसकी सरफेस पे दिख रहे हैं, जैसे कि ये प्रोटीन है, इसकी सरफेस पे लगा हुआ है, ये प्रोटीन है, ये भी इसकी सरफेस पे, ये थोड़ा सा इसके अंदर है। कुछ प्रोटीन है जो इसकी सरफेस में, जैसे कि बाहर से लेके अंदर तक प्रेजेंट है, इसके अंदर बरीड है। यहाँ पर कुछ और प्रोटीन है जो भी इसके अंदर बरीड है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्रोटीन दो टाइप के हैं, एक तो वो जो बाहर प्रेजेंट है यानी सरफेस पे प्रेजेंट है, वो कौन हो जाएंगे, एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक। दूसरे वो जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो उससे हम क्या कह देंगे, इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। देखो ये बाहर की साइड पे प्रेजेंट है, तो हम इसे कह देंगे पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, उसी तरह ये भी क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है। ये भी एक इंटीग्रल प्रोटीन है, बेसिकली मैसेज को लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, ठीक है, तो मैसेंजर प्रोटीन हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है एक्सटर्नल
प्रोटीन। ये कैसा हो गया, इंटीग्रल या फिर इंटरनल प्रोटीन हो गया। तो चलो दो चीज़ों की हमने बात कर ली, सबसे पहला लिपिड हो गया है, दूसरा प्रोटीन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो बेटा मेम्ब्रेन के बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन के बीच में कौन प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल हर सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, ये कुछ सेल में हो भी सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता। तीन चीज़ों की हमने बात कर ली। फिर नेक्स्ट हमने देखा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो चलिए ग्लाइको यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी शुगर। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एक मॉलिक्यूल है तो सैकराइड, दो है डाइसैकराइड, बहुत सारे तो ओलिगोसैकराइड। अब हमें यहाँ पर शुगर को ऐड करना है। तो बेटा अगर मैं इस प्रोटीन के ऊपर शुगर को ऐड कर दूँ, ठीक है, इस प्रोटीन के ऊपर मैंने शुगर की चेन ऐड कर दी है, तो इसे हम कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइको प्रोटीन, क्योंकि ग्लूकोज किसके ऊपर अटैच है, प्रोटीन के ऊपर। वहीं अगर मैं इसी चेन को लिपिड के ऊपर अरेंज कर दूं, ठीक है, लिपिड के ऊपर मैंने इसको अटैच कर दिया, अरेंज कर दिया, चलो लिपिड के ऊपर भी इसे जोड़ दिया, तो बेटा इसे हम कहेंगे ग्लाइको लिपिड। अगर ग्लूकोज लिपिड पे तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लूकोज अगर प्रोटीन पे तो ग्लाइको प्रोटीन। तो हमने यहाँ पर पांचों चीज़ों को देख लिया है। सबसे पहला है हमारा लिपिड, दूसरा है हमारे पास प्रोटीन, तीसरा हो गया कोलेस्ट्रॉल, चौथा है ग्लाइको प्रोटीन और पांचवा है ग्लाइको लिपिड। क्लियर है। तो ये पांचों चीजें मिलके क्या बना रही है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रही है, उनका अरेंजमेंट भी ऐसा ही है। अब हम एक एक करके इन सब की बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में से देख लेते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन, और इसकी डिटेल में देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड की। बेटा मैंने बताया कि लिपिड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। और मैंने ये भी कहा कि हर सेल में प्रेजेंट नहीं होता, तो नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। फिर बेटा नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो लिपिड है इसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या कह देंगे, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, क्या कह देंगे, फॉस्फोलिपिड। और जो ये फॉस्फोलिपिड है बेसिकली फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से उसको वाटर से, जैसे कि हमने बात की हेड, ठीक है, तो हेड किधर रहना चाहता है, पानी की तरफ। तो पानी की तरफ क्यों रह पा रहा है, इस फॉस्फेट की वजह से, ठीक है, पानी की तरफ क्यों रह पा रहा है, इस फॉस्फेट की वजह से। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये हमने फॉस्फोलिपिड ले लिया। इसमें दो चीजें प्रेजेंट होंगी, कौन कौन, एक तो आपके पास है हाइड्रोफिलिक हेड। देखो फॉस्फोलिपिड में सिंपल सा याद रखो, ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हमारी सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड ही है। तो एक तो कौन हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड, और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल। इसका डायग्राम कुछ ऐसा था, ये तुम्हारे पास हो गया हेड और ये कौन हो गई, टेल हो गई, ठीक है इतना। फिर बेटा नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो लिपिड है बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट था, कुछ ऐसे प्रेजेंट था, तो यहां लिख देंगे हम नेक्स्ट प्रेजेंट इन बाइलेयर फॉर्म, ठीक है, बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, जहां पर टेल किधर है, अंदर की साइड पे, वेयर टेल प्रोजेक्ट्स इनसाइड। क्लियर हो गया इतना। बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की, ठीक है, जैसे जगह देख लेते हैं एक बार, चलो है जगह। बेटा नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोटीन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन था, हम प्रोटीन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कौन से प्रोटीन को हम आसानी से निकाल सकते हैं और कौन सा थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने प्रोटीन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है बेटा। एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला एक्सटर्नल प्रोटीन। अब बेटा एक्सटर्नल प्रोटीन यानी कि जो बाहर की साइड पे प्रेजेंट है, इसे हम एक्सट्रिंसिक भी कह देंगे और हम इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ बाहर लगी हुई है उसको रिमूव करना कंपैरेटिवली इजी है किसके, जो अंदर की साइड पे लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंटरनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल लिख लो, इसको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू रिमूव। तो ये हमने बात कर ली किसकी, प्रोटीन की। अब बेटा प्रोटीन यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। प्रोटीन यहाँ पे काम करते हैं कैरियर्स की तरह, ठीक है, चैनल्स की तरह। ये बाहर से मॉलिक्यूल्स को अंदर और अंदर से मॉलिक्यूल्स को बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है, तो इनका फंक्शन हो गया है। यहाँ लिख देते हैं हम, इधर लिख लेंगे, they can act as channel carrier और पंप, ठीक है, चैनल कैरियर और पंप। चलो लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, बेटा ग्लाइकोप्रोटीन क्या था, ग्लूकोज यानी शुगर प्लस प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, शुगर जुड़ी हुई है। और ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है बेसिकली रिसेप्टर की तरह, ठीक है, एक्ट एज रिसेप्टर। हाँ तो बेटा ग्लाइकोप्रोटीन किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं रिसेप्टर की तरह। वही हम बात करें नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड। बेटा ग्लाइकोलिपिड क्या है, ग्लाइकोलिपिड है ग्लूकोज प्लस लिपिड, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस लिपिड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं दो सेल ले लूँ, ठीक है, किसी एक पर्सन की बॉडी से ही दो सेल ले लूँ डिफरेंट प्लेस से, तो क्या उनके अंदर जो प्रोटीन है और लिपिड है इनका अमाउंट सेम होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने एक सेल ले लिया मेरे हाथ से और एक सेल ले लिया मेरे लिवर से, ठीक है, मेरे पास दो सेल है, क्या इनमें प्रोटीन और जो लिपिड है इनका अमाउंट सेम होगा? तो बेटा इसका आंसर है नहीं। इनमें प्रोटीन और लिपिड का जो नंबर है या फिर जो परसेंटेज है वेरी कर सकता है, पर इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है, वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ नोट डाल के लिख लेते हैं, टू सेल हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। दो सेल है उनके पास सेम बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, मेम्ब्रेन का, बट दे डिफर इन अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है बेटा, तो नोट है क्या कि दो सेल है उनके पास सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा किसका, मेम्ब्रेन का, पर उनमें जो डिफरेंस क्या होगा, प्रोटीन और लिपिड के अमाउंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर।
बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, इसका जो मॉडल है किसने दिया, हम किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं और किसने इसके बारे में हमें बताया, वो सब हमें यहाँ पे देखना है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल। अब बेटा साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, रेड ब्लड सेल को लिया, उसको लेके बढ़िया से पीस डाला, ठीक है, बेसिकली उसको तोड़ दिया। अब तोड़ते उसकी मेम्ब्रेन क्या हो गई, अलग हो गई। और बेटा जैसे उसकी मेम्ब्रेन अलग हुई, जैसे कि मेरे पास ये एक क्या हो गया, आरबीसी हो गया, मैंने इसको तोड़ दिया। बेटा तोड़ते मेरे पास इसकी मेम्ब्रेन अलग हो गई, और इसको तोड़ने के बाद मैंने इसका क्या कर दिया, केमिकल एनालिसिस किया। बेटा जब इसका मैंने केमिकल एनालिसिस किया तो मेरे को यहाँ पर 3 चीजें मिली, कौन कौन, सबसे पहला प्रोटीन, दूसरा है मेरे पास लिपिड, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट या फिर अदर्स लिख लो। तो मेरे को ये 3 चीजें यहाँ पर देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ इनके परसेंटेज की, तो बेटा प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा था, प्रोटीन यहाँ पर था अराउंड 52%, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितना, 52%। जो लिपिड है वो है 40%, और वहीं हम बात करें अदर्स, अदर्स हो गया 8%। तो इन सबको तोड़ने पे हमें, सॉरी आरबीसी को तोड़ने पे हमें ये सब मिले, और इनका ये परसेंटेज हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि साइंटिस्ट ने आरबीसी को ही क्यों चूज किया, वो किसी और सेल को भी ले सकते थे, उसको तोड़ते तब भी ये मिलता। पर इसका आंसर देखो सिंपल सा है, आरबीसी क्या करता है, आरबीसी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो आरबीसी क्या चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराऊं। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराना चाहता हूं तो मेरे पास जगह ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसने क्या किया, अपने अंदर के सारे ऑर्गेनल्स को निकाल दिया, यानी कि आरबीसी के अंदर कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट है ही नहीं। अगर ऑर्गेनल नहीं है तो इसके पास स्पेस ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेस तो ज़्यादा गैसेस को कैरी कर सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई आरबीसी में, बिकॉज इट lacks ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वैक्यूल, वेसाइकल्स एटसेट्रा, और ये सब नहीं है तो इसके पास स्पेस क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा गैसेस का क्या कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। और जिसके पास ये चीजें है ही नहीं तो मैं इसे तोड़ूंगा तो मेरे पास मतलब जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये सारी चीजें मेरे को उसके अंदर नहीं मिलेगी, सिर्फ क्या मिलेगा, ये मेम्ब्रेन। और मुझे सिर्फ किसकी स्टडी करनी है, मेम्ब्रेन की, इसीलिए किसको लिया गया, आरबीसी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बेटा लिपिड एंड प्रोटीन का अरेंजमेंट जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। बेसिकली हमको यहाँ पे 3 नाम पढ़ने हैं और उनमें से याद सिर्फ एक रखना है, ठीक है। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने मेम्ब्रेन का मॉडल दिया अलग अलग, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन किस तरह से दिखती है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डेनियल और डेविसन, ठीक है, डेनियल एंड डेविसन। बेटा इन्होंने यहाँ पर एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं सैंडविच मॉडल, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सैंडविच मॉडल। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने मॉडल दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक मॉडल दिया क्या, जिसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, नाम है रॉबर्टसन, रॉबर्टसन, ठीक है। और इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट कौन है, सिंगर एंड निकोलसन। अब बेटा ये दो वो साइंटिस्ट है जिन्होंने मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, इसी के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है। तो चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, इन्होंने क्या दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया। तो 3 यहाँ पर हमने देखे, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनमें से पढ़ना कौन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो चलिए देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। तो बेटा देखो
फ्लूइड मोज़ेक। अब मोज़ेक का मतलब क्या होता है? मोज़ेक बेसिकली जैसे आपने वो देखा होगा, एक गेम आता है जिसमें बहुत सारे टुकड़े रहते हैं जिनको हम साथ में जोड़ के कोई पिक्चर वगैरह बनाते हैं, तो उसी तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे लिपिड के पार्ट हैं, उनको हम साथ में जोड़ के मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कुछ ऐसा हमें याद रखना है कि एक समुंदर है, एक ओशियन, ठीक है, एक क्या है यहाँ पर ओशियन, और ओशियन में तैर रहे हैं बहुत सारे आइसबर्ग, ठीक है। ओशियन में कौन तैर रहे हैं? बहुत सारे आइसबर्ग, पत्थर के बड़े बड़े सी चट्टाने, ठीक है। तो बेटा ओशियन तो यहाँ पर हो गया है लिपिड, और इसमें कौन तैर रहा है? प्रोटीन। क्लियर है इतना? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दो चीजें, क्या? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड को क्या कहा गया है? ओशियन। प्रोटीन को क्या कहा गया है? आइसबर्ग। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो लिपिड जो है, लिपिड इज काजी फ्लूइड इन नेचर। बेटा लिपिड कैसा है? काजी फ्लूइड है नेचर में। काजी मतलब ना तो लिक्विड है ना सॉलिड है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड। क्लियर है इतना? काजी फ्लूइड का क्या मतलब हुआ कि भाई ना तो ये लिक्विड है ना सॉलिड है। अब इस वजह से इसको एक फायदा हो गया। फायदा क्या? जैसे इधर देखो, ये हमारे पास है प्रोटीन, ठीक है, ये कौन है? प्रोटीन। और ये क्या है यहाँ पर? लिपिड। अब देखो काजी फ्लूइड होने की वजह से इसके पास ये एडवांटेज हो गया प्रोटीन के पास कि ये लेटरल मूवमेंट कर सकता है, ये इधर से उधर भी जा सकता है, ये उधर से इधर भी आ सकता है, यानी क्या शो कर रहा है? लेटरल मूवमेंट शो कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन प्रोटीन lateral movement is पॉसिबल, ठीक है। और बेटा ये जो लेटरल मूवमेंट हो रहा है या फिर जो मूवमेंट हो रहा है प्रोटीन का, ठीक है, इसी को हम कहते, इस एबिलिटी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। दिस एबिलिटी ऑफ lateral movement is क्लियर हो गया इतना कि भाई जो इसकी एबिलिटी है ये इधर से उधर मूव कर सकता है, लेटरल मूवमेंट कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। अब काजी फ्लूइड होने की वजह से ये बहुत सारी और भी चीजें कर सकता है, जैसे कि ग्रोथ, सिक्रीशन, सेल डिवीजन, एक्सक्रीशन और इंटरेक्शन। अब देखो ग्रोथ कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक सेल है, छोटा सा है, इसके अंदर लिपिड है, लिपिड बन रहे हैं। अबे लिपिड क्या करेगा? जाके इस मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। बेटा जैसे मेम्ब्रेन से अटैच होगा तो मेम्ब्रेन जो है उसकी साइज इंक्रीज होने लगेगी, यानी कि क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। और ग्रो कौन से केस में कर पाएगा? जब ये थोड़ा इलास्टिक हो, फ्लेक्सिबल हो। क्लियर है इतना? तो काजी फ्लूइड नेचर किस में हेल्प कर रहा है? एक तो, या फिर किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ग्रोथ को। यहाँ पे अंदर क्या है? ये लिपिड। नेक्स्ट है सिक्रेशन। जैसे कोई सेल है, उसके अंदर ये वेस्ट बना है, ये क्या करेगा? यहाँ पर एक वेसाइकल बनाएगा और इस वेस्ट को यहाँ से बाहर कर देगा। ये भी किसकी वजह से हो रहा है? काजी फ्लूइड नेचर की वजह से। एक सेल है, वो क्या करेगा? अपने पास एक फरो बनाएगा, फरो यानी कि अंदर की साइड पे से आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी सेल था, मैं दो साइड से इसके पास में जा रहा हूँ, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को पास में लेके आ रहा हूँ। किसका फॉर्मेशन किया है इसने? फरो का। और जब फरो बन जाएगा तो सेल डिवाइड करके दो सेल बना देगा। अभी हमने सिक्रीशन देखा, उसी तरह से एक्सक्रीशन भी होगा। इंटरेक्शन, बेटा एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट कर पा रहा है, वो भी किस वजह से हो रहा है? इस काजी फ्लूइड नेचर की वजह से। नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब बेटा जितने भी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, कि किस तरह से मेम्ब्रेन में बाहर से चीजें अंदर जाती है और अंदर से बाहर जाती है। तो चलो देखते हैं इसे, कि जो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट है दो टाइप का है, एक है बल्क ट्रांसपोर्ट, दूसरा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। एक है बल्क और दूसरा हो गया स्पेसिफिक।
अब बेटा इधर देखो, मेरे पास यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल्स लगे हैं, ठीक है, ये क्या है, कुछ चैनल्स। यहाँ बाहर की साइड पे प्रेजेंट है ग्लूकोज, इधर है पोटेशियम, इधर है मेरे पास सोडियम। अब ये पोटेशियम, ग्लूकोज और सोडियम है, अंदर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं ये जाना चाहते हैं अंदर, ठीक है, ये कहाँ जाना चाहते हैं, अंदर। पर बेटा यहाँ पर देखो कुछ चैनल प्रेजेंट है। अब जैसे कि ये वाला चैनल है, ये वाला चैनल सिर्फ किसको अलाउ कर रहा है, इस ग्लूकोज को। ये वाला चैनल सिर्फ किसे अलाउ कर रहा है, इस पोटेशियम को। और ये किसे अलाउ कर रहा है, सिर्फ इस सोडियम को। यानी कि ग्लूकोज इस वाले चैनल से अंदर नहीं जा सकता, सोडियम इस वाले चैनल से अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ इनके पास जो अपना चैनल है उसी से ये बाहर से अंदर जा सकता है। तो बेटा ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल सिर्फ उसी के चैनल से अंदर की साइड जा सकता है या बाहर आ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। वही हम बात करें बल्क ट्रांसपोर्ट की। देखो बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है। अब देखो ये लार्ज मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये आया यहाँ सरफेस पे। जब ये सरफेस पे आया तो मेम्ब्रेन जो है थोड़ी अंदर की साइड हो गई, और जब मेम्ब्रेन अंदर की साइड हुई तो ये मॉलिक्यूल अभी यहाँ आ चुका है। और इस तरह से करते करते ये मेम्ब्रेन वापस से यहाँ पे बंद हो जाएगी, ठीक है, मेम्ब्रेन यहाँ पर बंद हो जाएगी और मॉलिक्यूल कहाँ आ गया, अंदर हो गया, ठीक है। अब बेटा ये मॉलिक्यूल यहाँ से भी अंदर आ सकता था, यहाँ से भी आ सकता, यहाँ से भी आ सकता था, यानी कि इसको अंदर जाने के लिए किसी भी चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये बॉडी सरफेस में कहीं से भी अंदर जा सकता था। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट, किसी बड़े मॉलिक्यूल का अंदर की साइड पे ट्रांसपोर्ट होना। और जहाँ पर चैनल आ गए वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। चलो इसे हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि बल्क ट्रांसपोर्ट सबसे पहला किस में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है, अकर इन लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास कि बेटा देखो ये मॉलिक्यूल था, बाहर से अंदर आया, ठीक है, बाहर से क्या आया, अंदर आया। तो अंदर की साइड इसकी क्या हो रही है, एंट्री हो रही है, तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंट्री को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब वही मान लो इस मॉलिक्यूल को वापस बाहर जाना है, ये जाएगा यहाँ पर, वैसे मेम्ब्रेन इसको अपनी तरफ लेगी और अपनी तरफ लेके बाहर छोड़ देगी। कैसे करती है वो भी हम आगे देखेंगे। तो बेटा इसकी एग्जिट हुई है, ठीक है, इसका क्या हुआ है, एग्जिट हुआ है। तो एग्जिट को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो तीन चीजें हमने देखी कि बल्क ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट में होगा, एंट्री हो रही तो एंडोसाइटोसिस, एग्जिट हो रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में कौन प्रेजेंट है, ये चैनल्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, चैनल्स। तो मैं कह देंगे यहाँ पर चैनल्स है, पंप है, ठीक है, और यहाँ से फिक्स टाइप का मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होता है, फिक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर है। तो ये स्पेसिफिक और जो बल्क ट्रांसपोर्ट है इसको हमने देख लिया। अब थोड़ी थोड़ी सी इनकी डिटेल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया है बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बेटा देखो बल्क ट्रांसपोर्ट में डायग्राम से समझते हैं। ये बाहर कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये मॉलिक्यूल आ रहा है। अब मॉलिक्यूल को अंदर लेना है तो सबसे पहले क्या होगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की साइड पे इसकी मेम्ब्रेन क्या हुई, अंदर की साइड पे ऐसे आ गई, ठीक है, मेम्ब्रेन अंदर की साइड पे आ गई है और ये मॉलिक्यूल यहाँ पर पहुंच गया। अब धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसको अंदर लेगी और वापस से बंद हो जाएगी, ठीक है, मेम्ब्रेन इसको अंदर की साइड पे ले लेगी। ये मेम्ब्रेन ने इसे अंदर ले लिया और बाद में ये मेम्ब्रेन जो है बंद हो गई, ठीक है, मेम्ब्रेन वापस से बंद हो गई है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मॉलिक्यूल अंदर आ चुका है और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन बन गई है। जो स्ट्रक्चर बनाए इसे हम कहेंगे वेसाइकल। क्या कहेंगे, वेसाइकल। वेसाइकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, जैसे कि फूड प्रेजेंट है,
ठीक है। तो देखो इसने क्या किया, बाहर से किसी फूड को या किसी मटेरियल को अपने अंदर ले लिया है, ठीक है, बाहर से किसी मटेरियल को अपने अंदर ले लिया है बेटा, इसे ही हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। अब दो चीजें हो सकती है, एक तो इसने इस फूड को लिया जो कैसा है, सॉलिड, या फिर एक और चीजें कर सकता है, ये था लिक्विड, ये इसी तरह से लिक्विड को भी अपने अंदर ले सकता था। तो एंडोसाइटोसिस में दो चीजें हो रही है, तो ये किसी सॉलिड पार्टिकल को ले लिया, किसी लिक्विड को ले लिया। तो एंडोसाइटोसिस में दो चीजें देख सकते हैं, सबसे पहला फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस यानी कि भाई सेल ने किसी चीज को खा लिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल ईटिंग, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल ईटिंग, ठीक है। और ये बेसिकली कैसा होता है, सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर लेता है। क्लियर है, फेगोसाइट यानी खाना, तो किसने खाया, सेल ने, तो फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, किसको ले लिया, सॉलिड पार्टिकल को। वही हम बात करें भाई, सेल ने कुछ लिक्विड भी लिया है, जिसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। ये कैसा होता है, ये होता है लिक्विड। क्लियर है इतना। तो देखो सेल ने क्या किया, पी लिया, यानी पिनोसाइटोसिस, ठीक है, लिक्विड को ले लिया। तो एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट है, सॉलिड को लेगा तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड को लेगा तो पिनोसाइटोसिस, पर दोनों के दोनों क्या है, एंडोसाइटोसिस। अब चलो इधर देखते हैं कि ये जो फूड था इस वेसाइकल के अंदर, इसका डाइजेशन हो गया, ठीक है, इसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब इसको यहाँ से ये वापस बाहर निकाल देगा, ठीक है, वापस जाएगा मेम्ब्रेन पे, ये मेम्ब्रेन ने यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया, यानी कि इसने वेस्ट को क्या कर दिया बेटा, एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। दो चीज़ों को बाहर निकाल सकता है, एक तो वेस्ट को निकाल सकता है, और अगर कोई सेल है, जैसे कि हमारी बॉडी में सेल से हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, कोई ग्लैंड हार्मोन का फॉर्मेशन कर रही है, तो यहाँ से एक हार्मोन को भी निकाल सकता है। तो सेल अपने अंदर से दो चीज़ें निकालते, एक तो वेस्ट और दूसरा कोई हार्मोन वगैरह, तो दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इसने से चीज़ों को बाहर निकाला, तो बेटा इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है, जब सेल अपने अंदर से किसी चीज़ को बाहर कर देता है, प्रोसेस क्या हो गई, एक्सोसाइटोसिस। बट अब समझने की चीज़ ये है कि अपने अंदर से दो चीज़ों को निकाल रहा है, एक तो वेस्ट और हार्मोन। तो यहाँ पर भी एक्सोसाइटोसिस दो टाइप का है। सबसे पहला है सिक्रीशन, सबसे पहला क्या है, सिक्रीशन। तो बेटा सिक्रीशन में आएगा हार्मोन, ठीक है, सिक्रीशन में कौन आएगा, हार्मोन, कि सेल ने किसी चीज को सिक्रीट किया। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट को इसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, नहीं एक्सक्रीशन किसका किया, वेस्ट का। तो हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट में इतना ही हमें देखना है कि एंडोसाइटोसिस क्या है और एक्सोसाइटोसिस क्या है और इनके टाइप क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। अब स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में हमें पता है कि फिक्स चैनल है, फिक्स चैनल से फिक्स मॉलिक्यूल ही अंदर एंटर कर सकता है। बट ये भी यहाँ पर तीन टाइप के हैं। सबसे पहला डिफ्यूजन। बट डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैस हो, ठीक है, लिक्विड सॉलिड गैस कोई भी हो, वो अपने हाई कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। कौन जाएगा, ये लिक्विड हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, और ये कोई गैस भी हो सकती है। क्लियर है बेटा, जब कोई चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाती है तो उसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं करता, ठीक है, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। जैसे कि कोई डैम है, डैम के गेट खोले, पानी इधर ज्यादा था, दूसरी साइड पे चला गया, तो उसमें किसी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, किसी एनर्जी का यूज नहीं किया गया है। वही हम बात करें फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड यानी कि यहाँ पर डिफ्यूजन तो हो रहा है, बट वो डिफ्यूजन को कोई करा रहा है, कोई इसको फैसिलिटी मिल गई है। बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं चैनल और कैरियर, चैनल या फिर कैरियर। अब चैनल और कैरियर क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ बताऊं आपको, जैसे प्रोटीन है,
अभी यहाँ पर मानो कोई मॉलिक्यूल है, इसने यहाँ पर एक गेट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वो इस चैनल से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, अंदर पहुँच गया। तो इसने क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, हुआ तो डिफ्यूजन ही है बट इसके थ्रू हुआ है, तो हम इसे कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन होंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, चैनल्स और कैरियर्स। यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, और इन दोनों के अंदर नो एटीपी यूटिलाइज, ठीक है, दोनों में कोई एनर्जी का यूज नहीं हुआ है। वही हम बात करें एक्टिव की, अब देखो बेटा एक्टिव नाम ही कह रहा है एक्टिव, यानी कि यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर प्रेजेंट है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, इनमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इनमें भी मूवमेंट हो रहा है, बट अब यहाँ पर मूवमेंट क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट कैसा हो जाएगा, यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे कि डैम है, डैम में पानी इस तरफ ज़्यादा इस तरफ कम है, जब मैं गेट खोलूंगा तो पानी उधर से इधर आएगा, बट ऐसा मान लो कि जिधर लो कंसंट्रेशन है मेरे को पानी इधर से उधर भेजना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई पंप वगैरह लगाने पड़ेंगे जो पानी को इधर से लेके उधर भेजेंगे। पंप लगाऊंगा तो क्या करेंगे, एनर्जी का यूज़ लेंगे, ठीक है, एनर्जी को यहाँ पर यूज़ में लेंगे, तो एक्टिव में क्या है, एनर्जी का यूज़ होगा, और यहाँ पर कंसंट्रेशन किधर से किधर हो रहा है, मतलब मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, लो से हाई, तो हम यहाँ लिख देंगे एटीपी यूटिलाइज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट दो टाइप का है, एक तो पैसिव जिसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, एक वो जिसमें एनर्जी लग रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये पैसिव के एग्जांपल हो गए, वो एक्टिव का एग्जांपल हो गया। चलो आगे चलते हैं, सेल वॉल। अब बेटा सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होंगी, तो ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, ठीक है, किस में प्रेजेंट है ये, प्लांट सेल में। अब बेटा ये प्रेजेंट है प्लांट सेल के पास और फंजाई सेल के पास, एंड फंजाई सेल के पास। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो भी हमने देखा प्लांट और फंजाई है, इनमें सबसे बाहर की साइड पे कौन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन, सेल वॉल। कुछ और भी सेल है जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे कि कुछ प्रोटिस्ट, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, इनके पास भी क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सेल वॉल है लिविंग है या फिर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो बेटा जो सेल वॉल है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको जब रॉबर्ट हुक पढ़ाया था तो मैंने वहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाए थे आपको, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मैंने वहां पे बनाए थे। अब उस बात को यहाँ से थोड़ा रिलेट करना, मैंने कहा था कि वो एक डेड सेल था, ठीक है, प्लांट का सेल था, बार्क क्या है, प्लांट का सेल है, तो अभी क्या बताओ, अगर वो डेड सेल था तो डेड सेल में तो सेल मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो जो स्ट्रक्चर उसको बाहर की बाउंड्री थी ये क्या थी, ये थी क्या, सेल वॉल, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक था उसने जो ऑब्जर्व किया, जो स्ट्रक्चर उसे देखने को मिला वो क्या थे, सेल वॉल थे, ठीक है, जो बाहर उसको लाइनिंग दिखी क्या है, सेल वॉल है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, ईआर लिविंग है, गोल्जी लिविंग है, सेल वॉल नॉन लिविंग है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने सेल वॉल का थोड़ा सा डिटेल देख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब बेटा सेल वॉल का रोल देखते हैं, तो चलो पहले डायग्राम समझते हैं। ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन और बाहर की साइड पे प्रेजेंट है कौन, सेल वॉल। अब मैंने सेल वॉल को थोड़ा यहाँ पे जूम कर लिया है और इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बेटा सेल वॉल में प्रेजेंट होते ही ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स,
ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। बेटा ये जो सेल वॉल है, यहाँ पे सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स तो प्रेजेंट है। अभी क्या करता है देखो, जैसे बाहर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अंदर एंटर करना चाहता है तो ये उसे रोकेगा, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल की एंट्री को क्या कर रहा है, रोक रहा है। मान लो बाहर की साइड पे रेन हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी क्या करेगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, और जब पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा तो सेल क्या करने लगेगा, फूलने लगेगा, स्वेल करेगा, और बेटा स्वेल करके अपनी साइज में इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो दो कंडीशन देखते हैं, पहला तो कि सेल वॉल नहीं है, अगर सेल वॉल नहीं है तो सेल अपनी साइज बढ़ाता रहेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सेल फट जाएगा, सेल की क्या हो जाएगी, बर्स्टिंग हो जाएगी। बट क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल को जो सेल स्वेल कर रहा है, ठीक है, जो सेल है स्वेल कर रहा है उसको लिमिट कर देगा, ठीक है। जैसे कि अभी ये सेल है फूलता जा रहा है, कहाँ तक फूल जाएगा भाई, जहाँ तक सेल वॉल प्रेजेंट है, इससे ज़्यादा ये नहीं फूल पाएगा, अगर नहीं फूलेगा तो फटने से बच जाएगा। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन थी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर था, ठीक है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो ये जो सेल वॉल है इसको फ्लेक्सिबिलिटी सॉरी रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इसको क्या कर रही है, हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहला तो गिव शेप, दूसरा हम लिख सकते हैं प्रोवाइड रिजिडिटी, तीसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, और फोर्थ लिख सकते हैं प्रिवेंट एंट्री ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सेल वॉल ने क्या किया, बड़े मॉलिक्यूल को अंदर ना आने दिया, सेल को फटने से बचाया, सेल को एक शेप प्रोवाइड कर दी, और सेल को रिजिडिटी भी दे दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गी सेल वॉल की। अब देखो इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ समझते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट अलग है, पानी में मिलने वाले प्लांट अलग है, तो दोनों की जो सेल वॉल है उसमें जो मिलने वाले सब्सटेंसेस है, जो केमिकल्स, उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है डिफरेंट हैबिटेट में रह रहे हैं, दोनों की नीड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले एल्गी सेल वॉल। एल्गी क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है, क्या है ये, एक एक्वेटिक प्लांट है। अब देखो इसमें भी सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, इसकी सेल वॉल, और ये अंदर रेड कौन है, सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम इसके कंपोजिशन या फिर केमिकल्स की बात करें तो बेटा इसमें देखो क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें वही सेलुलोज, गैलेक्टन और मैनन, ये तीन चीजें प्रेजेंट है किसमें, इसकी सेल वॉल में। कौन कौन, सेलुलोज, गैलेक्टन और मैनन। इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक प्लांट यानी एल्गी, एल्गी की सेल वॉल में कौन कौन प्रेजेंट होगा, तो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज के धागे, गैलेक्टन, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट सेल वॉल। अब चलो हमने यहाँ पे एक प्लांट का सेल बना लिया, इसमें सबसे बाहर कौन होगी, ये सेल वॉल, अंदर की साइड पे ये सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा इसमें जैसे कि ये जो सेल वॉल था, मैंने उसको यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे सबसे पहला तो सेलुलोज तो होगा ही, तो ये ग्रीन कलर में कौन है, सेलुलोज। यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, सेलुलोज है, प्रोटीन है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट है पैक्टीन और हेमीसेलुलोज। क्लियर है। तो देखो प्लांट सेल वॉल में भी चार चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन, सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टीन और हेमीसेलुलोज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहला सेलुलोज, पैक्टीन, प्रोटीन एंड हेमी
सेल्यूलोज। तो ये चार चीजें किसमें मिल रही है, प्लांट सेल वॉल। अब बेटा यहाँ पर जो मेरे पास पहली सेल वॉल बनी है, जैसे कि यहाँ पर देखो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, एक सेल वॉल है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल का अगर कोई आपसे कंपोजिशन पूछ ले, कौन कौन से इसमें केमिकल प्रेजेंट है, तो आपको ये चार नाम याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल वॉल। तो बेटा यहाँ पे देखो सबसे बाहर कौन प्रेजेंट है, ये प्राइमरी सेल वॉल। अंदर कौन है, ये सेल मेम्ब्रेन। अब प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ केमिकल का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, और बेटा ये जो केमिकल्स है यहाँ पर फॉर्मेशन कर देते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं इस सेकेंडरी सेल वॉल का, ठीक है। ये केमिकल किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंडरी सेल वॉल की लोकेशन क्या है, इट इज बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब चलो देखते हैं ये कौन कौन से केमिकल्स है जो इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास वही सेलुलोज, ठीक है, सबसे पहला कौन है, सेलुलोज। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लिग्निन, थर्ड सुबेरिन, फोर्थ है हमारे पास पैक्टिन। तो ये चारों मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये चारों मिलके फॉर्मेशन कर रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल का। अब एक चीज देखना, जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, सेल कैसा हो जाता है, सेल हो जाता है इन इलास्टिक, यानी कि अब ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। यानी कि जब तक प्राइमरी सेल वॉल थी, ठीक है, जब तक क्या थी, प्राइमरी सेल वॉल थी, तो यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल थी, ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल थी। पर जैसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, तो अब सेल इनइलास्टिक हो चुका है, उसकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन, छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की लोकेशन क्या है, आउटर मोस्ट। सेकेंडरी की क्या होगी, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बेटा केमिकल की बात करें तो प्राइमरी में कौन कौन केमिकल थे, सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन और हेमी सेलुलोज। यहां पर कौन कौन होंगे, यहां पर होगा हमारे पास सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन और सुब्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ। बेटा ग्रोथ इसमें पॉसिबल है और यहां पर स्टॉप हो जाएगी। वही हम बात करें पिट्स की, बेटा पिट्स का मतलब होता है गड्ढे। अगर हम बात करें यहाँ पे पिट्स की, तो इसमें कोई पिट्स प्रेजेंट नहीं है, नो, यहाँ पर यस। नेक्स्ट हम बात करें पोजीशन की, तो बेटा पोजीशन लोकेशन एक ही चीज है, हमने इसको देख लिया है, इसे हम हटा देते हैं। तो यहां पर हमारे पास सेल वॉल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मिडल लेमिला। मिडल लेमिला को देख के हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो बेटा मिडल लेमिला बेसिकली देखो, ये मेरे पास क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, ये कौन हो जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल। इनके बीच में सेकेंडरी सेल वॉल होगी, वो हमने नहीं बनाया। इन सेल्स के बीच में देखो एक केमिकल का डिपोजिशन हो गया है, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर सी बन गई है, इसे ही हम कहते हैं मिडल लेमिला। क्या कहते हैं, मिडल लेमिला। अब बेटा देखो मिडल लेमिला क्या करता है, ये मिडल लेमिला जो आसपास के सेल है, जो नेबरिंग सेल है, इनको साथ में जोड़ के रखता है, इनकी सीमेंटिंग करके रखता है। क्लियर, इनको साथ में क्या करेगा, जोड़ के रखेगा। तो मैं लिख सकते हैं लोकेशन में बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ नेबरिंग
सेल, ठीक है, जो पड़ोसी सेल है उनकी प्राइमरी सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट है। केमिकली बात करें तो बेटा ये बना हुआ है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है, किससे बना हुआ है ये, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। रोल मैंने बताया, ये क्या करता है, आसपास के सेल को साथ में जोड़ के रखता है, यानी कि इनकी सीमेंटिंग करके रखता है। हम लिख सकते हैं इट ग्लू और अटैच नेबरिंग सेल। क्लियर है, तो यहां पर ही हमारे पास कंप्लीट हो गया है कौन, मिडल लैमेला। अब एक मेन चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि ये प्लांट सेल है, इस सेल को इस सेल से कम्युनिकेट करना है, इस सेल को इस सेल से कम्युनिकेट करना है, तो ये कैसे करते हैं, इनके बीच में बन जाते हैं कुछ ब्रिजेस, ठीक है, इनके बीच में बन जाते हैं कुछ ब्रिजेस, जैसे ये ब्रिज यहाँ बन गया, ये ब्रिज यहाँ बन गया। अब बेटा इस ब्रिज ने क्या किया कि इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो गया, इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो गया, यानी कि अभी चीज़ों का एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर से मटेरियल उधर जा सकता है, उधर से उधर जा सकता है। ये जो ब्रिजेस बने हैं, जो साइटोप्लाज्म की ब्रिजेस हैं, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये बेसिकली क्या है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस है। क्या है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। ये एक सेल को दूसरे सेल से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि इनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके और चीज़ों का एक्सचेंज हो सके। क्लियर है, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।